हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं उसका नाम है एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन। यानी कि हमें लोक प्रशासन के बारे में इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। इवन इस पूरे सिलेबस में भी हमें सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन के बारे में ही देखना है। तो इसमें हम जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन क्या है, ठीक है, उसके क्या सिद्धांत हैं, वो सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। तो यह हमारा बीए प्रोग्राम का यूनिट नंबर फर्स्ट है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पोल साइंस माइनर और जो हमारे पेपर का नाम है वो है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसमें जो है हमारे सब टॉपिक्स को समझ लेते हैं, जिसमें पहला सब टॉपिक हमारा आएगा प्राचीन काल में लोक प्रशासन की जड़ें। कि जो एंशिएंट पीरियड था उस टाइम पे लोक प्रशासन कैसा था, ठीक है। और हकीकत यही है कि एंशिएंट पीरियड में ही हमें लोक प्रशासन के बारे में हिंट वहाँ पे दे दी गई थी। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, वो लोक प्रशासन के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देता है। तो इसमें हमें बेसिकली कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। फिर हम देखेंगे आधुनिक लोक प्रशासन की जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, और इसको हम समझेंगे एक सैद्धांतिक यात्रा का अवलोकन, यानी कि एक ओवरव्यू लेंगे कि स्टार्टिंग से लेके और अभी तक का जो लोक प्रशासन है उसमें कैसे कैसे चेंज आए, उसके क्या क्या सिद्धांत में चेंज आए। फिर हम देखेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे लोक प्रशासन का सिद्धांतीकरण। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये एक थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो हमारा सब टॉपिक है। उसके बाद ये जो तीनों सब टॉपिक है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि तीनों में हमें एक ही बात पढ़नी है, बस हमें घुमा घुमा के पढ़नी है उसको, मतलब घुमा के भी नहीं पढ़नी, वही सारी चीज़ें पढ़नी है। बट उसमें क्या है, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो चैप्टर है ना, वो देखने में सिर्फ मुश्किल लग रहा है बट ये है इजी। आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लोक प्रशासन अनुशासन के रूप में है जो तो इसका अर्थ है, यह है कि लोक प्रशासन का मतलब केवल सरकारी कामकाज की प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है जिसकी अपनी परिभाषा, सिद्धांत और क्षेत्र हैं। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जो लोक प्रशासन है ना, मतलब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं कि उसमें सिर्फ सरकारी कामकाज, सरकारी जॉब, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, हम ये सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है, लोक प्रशासन को। बट लोक प्रशासन सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसके अंदर सरकारी कामकाज, ठीक है, नौकरी, ये सारी चीज़ें आती हैं, बल्कि लोक प्रशासन जो है ना वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एक अध्ययन का विषय है, ठीक है, जिसकी अपनी परिभाषा, देखो लोक प्रशासन की अपनी परिभाषा है ना, इसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियाँ और योजनाओं को लागू किया जाता है। यानी कि लोक प्रशासन ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, अपनी नीतियों को बनाती है, ठीक है, अपनी योजनाओं को बनाती है और उनको लागू करती है। तो लोक प्रशासन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत सरकारी कार्य प्रणाली, नीतियों का निर्माण और उनको लागू होना तथा जन सेवा से जुड़ी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब अगर आपको पता होगा जो आईएएस होता है, आईएएस क्या काम करता है, वो यही करता है ना कि जनता की भलाई के लिए नीति बनाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वो संभालता है। उसके अलावा जो नीतियाँ होती हैं उनकी निर्माण करता है, उनको लागू करता है, फिर लागू करने के बाद इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है कि वो कितनी फ़ायदेमंद हो या जनता के लिए, ठीक है, क्या हम जनता की सेवा कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोक प्रशासन के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। यह समाज के सभी वर्गों तक सरकारी सेवा पहुंचाने का माध्यम है। यह जनसेवा, नीति, प्रबंधन और शासन के हर स्तर तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो लोक प्रशासन है वो हर एक स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो जनता की सेवा हो, चाहे वो नीति निर्माण हो, चाहे वो योजना प्रबंधन हो, उसके अलावा चाहे वो प्रशासन की बात कर लो, हर एक स्टेज पे लोक प्रशासन की अपनी एक अलग भूमिका होती है। अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, एंशिएंट से लेके और जो हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है अपना मॉडर्न तक का, एक बार हम उसका
ओवरव्यू यहाँ पे देख लेंगे। लोक प्रशासन शुरुआत में केवल एक शासन का अंग माना जाता था, यानी कि लोक प्रशासन को पहले समझा जाता था कि एक राजनीति का अंग है, इसके अंतर्गत लोगों की सेवाएं, लोगों तक सेवाएं पहुंचाना, ठीक है, प्रशासन चलाना, नीति लागू करना, नागरिकों से उसको पालन करवाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। परंतु जैसे जैसे इसका विकास होता है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ तथा यह एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय बन गया, यानी कि क्या बन गया, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बन गया। अमेरिका के एक विद्वान है, ठीक है, विड्रो विल्सन, जिन्होंने 1887 में एक निबंध लिखा, एक लेख लिखा, जिसका क्या नाम था, उसका नाम था द स्टोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि अमेरिकी विद्वान है विड्रो विल्सन, उन्होंने 1887 देखो आप कितना पुराना है ना, इस टाइम पे द स्टोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक निबंध लिखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्रशासन को राजनीति से अलग करके समझा जाना चाहिए और समझा जा सकता है, यानी कि ये पॉसिबल है कि जो प्रशासन है ना, उसको राजनीति से थोड़ा सा अलग करके हम समझें, यानी कि यहाँ पे इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी। 1900 से 1930 के समय के मध्य लोक प्रशासन को संगठन के सिद्धांत और कुशल प्रबंधन के मार्गदर्शन के रूप में अध्ययन किया गया, यानी कि ये जो पीरियड था ना 1900 से लेकर 1930 तक का, इस बीच में लोक प्रशासन को क्या समझा गया कि एक तो ये संगठन का सिद्धांत, यानी कि किस तरीके से लोगों को एकजुट होकर काम करना है, और जो एकजुट होने वाले लोग हैं ना, वो कुशल होने चाहिए, और उनका जो प्रबंधन होना चाहिए, उनकी जो नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है, उनका जो प्रशिक्षण होना चाहिए ना, वो कुशल तरीके से होना चाहिए, उनका जो प्रबंधन हो वो कुशल प्रबंधन हो, ठीक है। तो इसका मार्गदर्शन कौन देता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन देता है। फिर 1930 से जो 1950 की जो घड़ी आती है, उसके मध्य लोक प्रशासन के अंतर्गत जो मानव अधिकार हैं उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब मानव अधिकार का क्या मतलब था यहाँ पे, सॉरी मानव अधिकार नहीं, मानव व्यवहार, यानी कि ह्यूमन रिलेशन। अब ह्यूमन रिलेशन से आप इंग्लिश में तो समझ ही गए होंगे कि ह्यूमन यानी कि लोग, ठीक है, इंसान, रिलेशन यानी कि उनके बीच का संबंध। अब हम चाहे किसी भी, हम ऑफिस में काम करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑफिस में काम करते होंगे, चाहे आप छोटे ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो ना, तो आपको सैलरी तो आपकी बेसिक नीड हो गई, ठीक है, टाइमिंग भी हो गया। उसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है, क्या आसपास के लोग हमारे साथ सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्या जितने अधिकार या फिर जितनी फैसिलिटी जो है वो अदर पर्सन को दी जा रही है, क्या हमें भी वो चीज़ें मिल रही है, यानी कि समानता की बात की जाती है, ठीक है। तो एक होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना, सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना, उसके अलावा जो वातावरण, जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सुटेबल है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करने के बाद, उसके बाद वहाँ पे काम करते हैं ना। अगर हम काम करने लग जाते हैं वहाँ पे, हमें लगता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ से रेजिग्नेशन साइन कर देते हैं, और ज़्यादातर मोस्टली चीज़ लड़कियाँ करती हैं, ठीक है। मैं भी वर्किंग हूँ, ठीक है, मैं भी ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही ऑफिस को ज्वाइन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मानव व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। और लोक प्रशासन में, जहाँ पर पूरे के पूरे देश का शासन चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति भी कैसे होती है, यूपीएससी आपने सुना है ना, यूपीएससी में कितना ज़्यादा हार्ड एग्जाम होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, क्रैक कर गए तो आप लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इन सारे जो पोस्ट है ना, और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं वहाँ पे, उसमें अपना नियुक्त हो सकते हो, उसके बाद वहाँ पे काम कर सकते हो। तो ऐसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रशासन के अंतर्गत ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का मानव व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो थिंकिंग थी ना, ये जो पॉइंट था, वो 1930 से 1950 के मध्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसको स्थान दिया जाता है। बहुत ज़्यादा विद्वानों ने उसके ऊपर बहस करी, चर्चा करी। 1950 के बाद क्या होता है, लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय मान लिया गया, ठीक है। 1950 के बाद लोक प्रशासन को मान लिया गया कि हाँ, इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बना के इसको पढ़ा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। इसमें राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान आदि से जुड़े विचारों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है लोक प्रशासन को स्वतंत्र अनुशासन बनाने का कारण, यानी कि लोक प्रशासन को क्यों एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ लो, या फिर किस तरीके से इसको पढ़ा गया। अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको पढ़ा। तो क्यों पढ़ा, क्योंकि प्रशासनिक कार्य की जटिलता तथा सुझाव।
अब लोक प्रशासन के अंतर्गत हमें पता चलता है कि जो प्रशासन है उसके काम कितने ज़्यादा डिफिकल्ट हैं और उनको किस तरीके से सही करके सुझाव मतलब उसको किस तरीके से ईजी किया जा सकता है या उसको किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें लोक प्रशासन को पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। जन सेवा और नीति कार्यान्वयन का महत्व, यानी कि किस तरीके से जन सेवा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लोक प्रशासन का क्या मतलब है, लोक यानी कि वहाँ पे जो पब्लिक है उसके लिए हम प्रशासन कर रहे हैं, उसको हम सही तरीके से अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जनसेवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तक एक देश में देश के जो नागरिक है ना वही प्रशासन को समर्थन नहीं देंगे, जब तक वही प्रशासन से खुश नहीं होंगे ना, वहाँ का प्रशासन कभी नहीं चल सकता। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। किस तरीके से नीतियों को लागू किया जा रहा है, किस तरीके से नीतियों को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके महत्व को समझना और सही तरीके से लागू करना लोक प्रशासन के एक लोक प्रशासन को अनुशासनात्मक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का महत्व। अब देखो, जब लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र अनुशासन, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में हमने पढ़ा है, तब हमें पता चला कि मानव व्यवहार जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानव व्यवहार को तो आप समझ ही गए होगे ना बहुत अच्छे से कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, उस चीज़ उस जगह का इन्वायरमेंट, वहाँ के लोगों का जो व्यवहार है हमारे प्रति, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान वहाँ पे रखता है। वही चीज़ आ जाती है मानव व्यवहार में। नेक्स्ट है शासन की पारदर्शिता। अब देखो, चाहे वो आप सरकार से लगा लो, चाहे आप कॉलेज में जाते हो वहाँ से लगा लो, चाहे आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे, लेकिन पारदर्शिता जो है ना, ट्रांसपेरेंसी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें पता ही नहीं ना सामने क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। खासकर अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, संविधान में भी हमें राइट है ना कि हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्यों दिया गया है? ताकि जो पारदर्शिता है ना वो बनी रहे। तो शासन में पारदर्शिता क्यों ज़रूरी है, कैसे होगी, कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमें लोक प्रशासन का अध्ययन करने के बाद समझ में आती हैं। अब जवाबदेही, जवाबदेही क्या है? जनता अगर किसी को प्रशासन में ला रही है चुनकर, ठीक है, या फिर कोई पर्सन एग्ज़ाम क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर अपना जो है वो जॉब कर रहा है एंड देन वो लोगों को अपना शासन वो सॉरी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करा रहा है, तो वो जो पर्सन है ना उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिक के प्रति जवाबदेही हो। अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई नागरिक अगर कोई क्वेश्चन करता है, तो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको आंसर करे। तो जवाबदेही जो है ना उसका इम्पोर्टेंस हमें तभी समझ में आता है जब हम लोक प्रशासन को समझते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या क्षेत्र हैं, ठीक है। तो देखो, संगठन और प्रबंधन, सरकारी कार्यालय तथा संस्थान की संरचना और संचालन, कि किस तरीके से सरकारी कार्यालय और जो संस्थान है उनकी संरचना हो रही है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, ठीक है, और उसका जो संचालन है वो किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से समझ में आती हैं। नेक्स्ट है नीति निर्माण, कि नीतियों का निर्माण कैसे किया जा रहा है, ठीक है, नीति निर्माण करना, सरकारी योजनाओं को बनाना, जनहित का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे पता चलती हैं? लोक प्रशासन के अंतर्गत पता चलती हैं। लोक प्रशासन का एक कार्य क्षेत्र है। नीति कार्यान्वयन, यानी कि नीति जो है बन तो गई, नीति निर्माण तो हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो भी तो प्रशासन ही करेगा ना। तो नीतियों का निर्माण करना, जो नीतियों का इम्प्लीमेंट करना है ना, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कार्य क्षेत्र बन जाता है, जिसके अंतर्गत प्रशासन द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू किया जाता है। नेक्स्ट है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन, मानव यानी कि पर्सन, यानी कि जो इंसान है वो, संसाधन क्योंकि एक मानव एक रिसोर्स ही है, ठीक है। अब प्रबंधन यानी कि उनका प्रबंधन करना, उनकी नियुक्ति करना, उनका प्रशिक्षण करना, ये सारी चीज़ें भी लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कार्य क्षेत्र है। लोक प्रशासन को चलाने हेतु सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण आदि। नेक्स्ट है पारदर्शिता। लोक प्रशासन में यह एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है कि नागरिकों के प्रति प्रशासन जवाबदेही तथा पारदर्शी हो। अब हम आते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट सब टॉपिक पे। अभी तक हमने जो कवर किया ना वो सारा हमने ये देखा कि लोक प्रशासन को एक अनुशासनात्मक तरीके से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इसके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में लोक प्रशासन की जड़ें।
यानी कि हमें यहाँ पे कौटिल्य के बारे में देखना है। लोक प्रशासन प्राचीन समय में ही प्रशासन का एक विभिन्न अंग है, जिसकी जड़ें हमें कौटिल्य के काल से ही देखने को मिलती हैं। यानी कि लोक प्रशासन उस टाइम से है जिस टाइम से कौटिल्य का शासन चल रहा था। कौटिल्य का एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो आज भी लोक प्रशासन की जड़ों को मजबूत करता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नींव होगा। ठीक है, नींव के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि लोक प्रशासन की एक नींव है। इसमें शासन प्रणाली के सभी पहलुओं का तार्किक, व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, वो उसके अंदर हमें लोक प्रशासन के सभी पहलुओं का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन देखने को मिलता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो लगभग 4वीं शताब्दी है। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। इस ग्रंथ में ना केवल आर्थिक पहलू बल्कि राजनीतिक कूटनीतियां भी देखने को मिलती हैं। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, एक आदर्श अर्थव्यवस्था के अलावा इसमें राजनीति के बारे में बताया गया, प्रशासन के बारे में बताया गया है। जो कौटिल्य थे वो मौर्य सम्राट जो थे ना, चंद्रगुप्त, उनके प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का जो है वो निर्माण किया था। और इसके अंतर्गत राज्य का संचालन, शासन व्यवस्था, नीति निर्माण और प्रशासनिक ढांचे पर विस्तृत चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन के तत्व क्या हैं। तो देखो, इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो अर्थव्यवस्था थी ना, उसके अंदर हमें जो लोक प्रशासन जो टॉपिक है ना, उसके क्या क्या तत्व देखने को मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर ये लिखा है कि राज्य की भाषा और उसका उद्देश्य, यानी कि राज्य को उसने किस वर्ड से संबोधित किया है और उसका उद्देश्य क्या था। तो कौटिल्य ने राज्य को जो है वो साप्तांग सिद्धांत से समझाया है, यानी कि 7 ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और कौटिल्य ने चीज़ बोली है कि जो 7 सिद्धांत है ना, यानी कि जो 7 नाम मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए। तो देखो, स्वामी, स्वामी का अर्थ था वहाँ पे राजा। आमत्य यानी कि मंत्री, महामत्य यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, जनपद का मतलब था वहाँ पे राज्य से, दुर्ग का मतलब था सुरक्षा तंत्र या फिर उन किलों से जहाँ पे राजा रहते थे। ठीक है, उसके बाद है कोष। तो कोष का मतलब था वहाँ पे राजस्व से, यानी कि वहाँ पे जो पैसा है उससे। मित्र का मतलब था संधि से। ठीक है, क्योंकि जो राजा का जो टाइम था ना, उस टाइम पे मित्र ऐसे नहीं बन जाते थे, संधियां करके मित्र बनते थे। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि स्वामी, आमित्य, महामत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे जो इसका मतलब है ना नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आगे लिख दिया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कौटिल्य ने, कि ये 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हम किसी क्षेत्र पर प्रशासन चलाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने राजा को प्रशासन का स्वामी माना तथा यह बताया है कि राजा के माध्यम से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस दिया है राजा को। राजा ही राज्य का कल्याण करता है तथा राजा का नैतिक और दूरदर्शी प्रशासक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। न्याय और सुशासन तथा जन कल्याण सुनिश्चित करना जो है वो राजा का धर्म है, यानी कि राजा का मेन कार्य है। आमत्य अर्थात मंत्री प्रशासन में सहायता करता है राजा की, और जो प्रशासनिक पद है ना, उनके लिए नियुक्ति जो होनी चाहिए ना, वो ईमानदारी और क्षमता को देखते हुए होनी चाहिए। और नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन आदि की स्पष्ट व्यवस्था है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट व्यवस्था बताई भी गई है। अब हम देखते हैं कि वित्तीय प्रशासन के बारे में क्या बोला है कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर प्रणाली, भू राजस्व, व्यापार कर आदि का विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि भू राजस्व और व्यापारिक कर और जो बाकी के कर थे ना, उससे ही जो प्रशासन था उसको चलाया जाता था, टैक्सेस वसूले जाते थे। और आज के टाइम पे भी जो सरकार है वो अपना राजकोष कैसे भरती है, टैक्स से ही भरती है, और फिर वो उसको ही जनता के सेवा के लिए यूज़ करती है। तो इसका एक व्यवस्थित
सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो भी मतलब जो नीतियाँ लागू की जा रही हैं राजस्व वसूलने के लिए, उनका स्थायी होना ज़रूरी है, उनका न्यायिक होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अर्थशास्त्र में देखने को मिलती हैं। कर का निर्धारण न्याय संगत होना चाहिए तथा कर व्यवस्था को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट है न्याय और कानून व्यवस्था कैसी थी वहाँ की, और क्या बताया है कौटिल्य ने कि एक अच्छे राज्य में किस तरीके से न्याय और कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तो नीति के अंतर्गत, यानी कि दंड है यहाँ पे, ठीक है। जो दंड नीति है ना, इसके अंतर्गत अपराध, सजा और न्याय प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है। यानी कि अगर कोई पर्सन गुनाह कर देता है, कोई पर्सन अगर गलत चीज़ कर देता है ना, तो उसको उस अपराध की ना सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए ना, वो सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिल जाए या कोई दोषी व्यक्ति जो है वो खुलेआम घूम रहा हो। न्याय के सिद्धांत को स्थायी बनाना चाहिए, यानी कि बदलता नहीं रहना चाहिए। एक अपराध की अगर कोई सज़ा निश्चित है ना, तो उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सामने इंसान कोई भी हो। और न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, वो सही तरीके से होनी चाहिए। उपरोक्त सभी जो तत्व है ना, वर्तमान प्रशासन के लिए भी एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं तथा कौटिल्य द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है, उसके सभी जो विचार है वो प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का मतलब होता है रिलेवेंस। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो प्रशासन, जितने भी हमने यहाँ पे तत्व पढ़े हैं कौटिल्य के, वो सारे के सारे जो हैं वर्तमान समय में भी इम्प्लीमेंट होते हैं ना। अब देखो न्यायाधीश भी हैं, ठीक है, अपराध के लिए सज़ा भी दी जाती है, उसके अलावा जो टैक्स हैं वो भी वसूले जाते हैं, ठीक है। बस राजा की जगह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आमत्ते यानी कि मंत्री की जगह जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स हो जाते हैं। तो क्या है, थोड़ी थोड़ी बस चेंजेस ही तो आ गई हैं, बाकी सारी की सारी व्यवस्था तो सेम ही है। तो यानी कि जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है ना, उसके अंतर्गत जितने भी तत्व हैं वो आज के टाइम पे भी प्रासंगिक हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य के जो दिए गए अर्थशास्त्र में तत्व हैं लोक प्रशासन के, वो आज के टाइम पे क्या हैं और क्या वो आज के टाइम पे रिलेवेंस हैं, यानी कि आज के टाइम पे प्रशासनिक हैं, तो आपको हाँ में जवाब दे के अपने सारे पॉइंट्स को लिख कर और फिर इसी तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आधुनिक लोक प्रशासन कैसा है और इसका एक सैद्धांतिक यात्रा का अवलोकन करेंगे। आधुनिक लोक प्रशासन की यात्रा विभिन्न सिद्धांत, अवधारणा और विचारों से होकर गुजरती है तथा हर युग में जो इसका दृष्टिकोण था, यानी कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो अलग देखने को मिलता है। उसी अनुसार सिद्धांत विकसित भी हुए हैं। अब देखो हम देखते हैं परंपरागत युग, जिसको शास्त्रीय युग भी कहा जाता है, जो 1887 से 1930 तक का रहा, जिसमें वुड्रो विल्सन जो है 1887 में एक बुक लिखते हैं, सॉरी एक निबंध लिखते हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जिसके अंतर्गत वो बताते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, ठीक है। और जो F.W. टेलर हैं, लोक प्रशासन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझने और प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, उस पर जोर देते हैं। तो परंपरागत युग जो था, जिसको शास्त्रीय युग भी कहा जाता है, उसका टाइम पीरियड था 1887 से 1930, ठीक है। यानी कि हम इसको उस पीरियड से स्टार्ट करें जिस पीरियड में जो अंग्रेज थे वो इंडिया के बारे में लिख रहे थे, ठीक है। तो लोक प्रशासन जो था उसको विड्रो विल्सन ने 1887 में एक निबंध लिखा द स्टोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंतर्गत ये लिखा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये सिर्फ एक राजनीति का विषय नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीति से जुड़ा हुआ भाग नहीं है, बल्कि इसको राजनीति से अलग करके एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए, ताकि सही तरीके से प्रशासन को चलाया जा सके। और एक और विद्वान थे F.W. टेलर, जिनका मानना था कि जो लोक प्रशासन है ना, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब इसको समझा जाएगा, जो प्रशासन की जो दक्षता है ना, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको सही ढंग से चलाया जा सकता है। तो यहाँ से आपको परंपरागत युग या फिर शास्त्रीय युग समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मानव संबंधी युग 1930 से 1950। इस काल के अंतर्गत
लोक प्रशासन को मानव संबंध को समझने का प्रयास किया गया, यानी कि ह्यूमन रिलेशन की बात की गई है, जो हमने इससे पहले देखा था कि किस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सुटेबल है, क्या आसपास के लोग हमारे साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 1930 से 1950 के बीच में देखी गई और इस युग को मानव संबंधी युग का नाम दिया गया और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है व्यवहारिक युग, जो कि 1950 से 1970 के माध्यम था और इसके अंतर्गत ये समझा गया कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है ना उसके व्यवहार को समझना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो कैसी है, क्या वो जनता के लिए सुटेबल है, क्या उसमें चेंजेस आने चाहिए, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ा जाना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है नवलोक प्रशासन, ठीक है। नव यानी कि नया, लोक प्रशासन यानी कि एक नए तरीके से लोक प्रशासन को समझा गया और इस समय काल के अंतर्गत न्याय, समानता, उत्तरदायित्व जैसे जो नैतिक पहलू थे ना उन पर जोर दिया गया और उनको लोक प्रशासन से जोड़ा गया, ठीक है। अब ये वाला कौन सा पीरियड आ गया जिस टाइम पर न्याय को, समानता को, ठीक है, जवाबदेही को इम्पोर्टेंस मिल रही थी, तो लोक प्रशासन उससे कैसे अछूत रह सकता था। नई सामाजिक प्रबंधन प्रणाली जो कि 1980 से स्टार्ट होती है और 2000 तक रहती है, इसके अंतर्गत जो नव उदारवाद था और जो ग्लोबलाइजेशन थी, वैश्वीकरण, इसको इम्पोर्टेंस मिल रही थी। इसके अंतर्गत जो निजी क्षेत्र थे ना उनको शामिल किया जा रहा था लोक प्रशासन के अंतर्गत, ताकि उसकी जो दक्षता है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो सही तरीके से और बढ़िया तरीके से आ सके, ठीक है। इसमें उत्तरदायित्व परिणाम आधारित प्रशासन आदि में इजाफा हो पाया। जब कोई भी सेक्टर में ना, जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो क्या देखता है कि हमारा बेनिफिट होना चाहिए, हमारा जब प्रशासन का बेनिफिट होगा तो लोगों का बेनिफिट होगा। तो जब नई सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली आती है ना तो वहाँ पे नव उदारवाद और वैश्वीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस और उत्तर आधुनिक युग, जो कि 2000 से स्टार्ट होता है और अभी तक यानी कि 2025 तक चल रहा है और आने वाले टाइम तक भी चलता रहेगा। इस समय काल में प्रशासन के अलावा अन्य संगठन जैसे कि एनजीओज वगैरह भी जो प्रशासन है उसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है, और इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण समझा जाता है, जिससे सहभागिता, ठीक है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आधारित प्रशासन का निर्माण किया गया। तो यहाँ से हमने ना वो सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे चीज़ें हमने पढ़ ली कि कितने तरीके से प्रिंसिपल्स में चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए। तो हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। 6 पॉइंट्स हैं, आपने 6 पॉइंट्स अगर समझ लिए, 6 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए और आपके दिमाग में फिट बैठ गए ना, तो यानी आपका आगे का सारा जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो देखो लोक प्रशासन जो है ना उसको दो, उसके जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं ना, उसको दो तरीके से समझा जा सकता है, जिसमें पहला है शास्त्रीय सिद्धांत यानी कि परंपरागत सिद्धांत, दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। अब देखिए शास्त्रीय सिद्धांत से ही आपको नाम से समझ में आ गया, यानी कि इसके अंतर्गत जो है ना वो थोड़ा सा ना मतलब एक ऐसे टाइम की बात करी जाएगी और एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करी जाएगी जहाँ पे मतलब डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और संरचना यानी कि उसकी किस तरीके से रचना है ना उसके बारे में बात की जाती है। अब आप इसको इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप और आपके पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन में चलें, ठीक है, और आप जो कर रहे हैं ना उसकी संरचना सही होनी चाहिए। और आप जो है आप आधुनिक काल के बच्चे हो तो आप क्या समझोगे कि आपको क्या चाहिए, रिजल्ट्स यानी कि आउटकम्स चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है ना वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, उसमें अगर कोई चेंजेस आने चाहिए तो हम चेंजेस भी वहाँ पर ला सकें। तो यहाँ पे किसकी बात की जाती है, सेवा, पारदर्शिता और तकनीक की। तो बेसिकली आप मोटा मोटा इतना समझ लो, लोक प्रशासन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसके सिद्धांत को देखा जा सकता है, जो कि है शास्त्रीय सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। तो अब हम देखते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है और आधुनिक सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए शास्त्रीय सिद्धांत में लोक प्रशासन को वैज्ञानिक तथा एक आध्यात्मक विषय के रूप में देखा जाता है तथा विकसित किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या समझा गया
कि जो लोक प्रशासन है ना, उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है और उसको समझा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। बल्कि और जो आधुनिक सिद्धांत है ना, उसके अंतर्गत लोक प्रशासन के केवल एक विषय के रूप में नहीं समझा जाता, ना ही उसको एक विषय के रूप में विकसित किया जाता है, बल्कि एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र बन जाता है ना, एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र के रूप में इसको समझा जाता है जहाँ पे नागरिकों की सेवा, पारदर्शिता, ठीक है, भागीदारी और तकनीकी नवविचार के साथ काम किया जाता है, यानी कि यहाँ पे चेंजेस, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, लोगों के लोगों का जो है प्रशासन में कितने भागीदारी है, इन सारी चीज़ों को समझते हुए उसके बाद इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो बस छोटा सा डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है शास्त्रीय सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत में, कि शास्त्रीय सिद्धांत जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में समझने के लिए बोलता है, लेकिन जो आधुनिक सिद्धांत है ना, वो क्या बोलता है कि इसको समझो भी, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट भी करो और उसके आउटकम को भी देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिद्धांत हैं शास्त्रीय लोक प्रशासन के और आधुनिक लोक प्रशासन के। सबसे पहले शास्त्रीय लोक प्रशासन के सिद्धांत देख लेते हैं। तो शास्त्रीय लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है कि कार्य विभाजन होना चाहिए, यानी कि जो काम है ना उसका डिवीजन सही तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है कमान में एकता, यानी कि अगर कोई एक ग्रुप है जो कि किसी एक काम के ऊपर काम कर रहा है, तो उनको ना निर्देश देने वाला, उनको मार्गदर्शन देने वाला इंसान ना एक ही होना चाहिए, ताकि वो सभी जो लोग हैं ना काम करने वाले, उनको सही तरीके से और एक ही मार्गदर्शन दे पाए। अगर आप हो, मैं आपको बोलूं कि आप इस तरीके से शास्त्रीय लोक प्रशासन को समझो, लेकिन आपको कोई और पर्सन बोले आप इस तरीके से लोक प्रशासन को समझो, हम दोनों को समझाने का तरीका अलग होगा, हो सकता है कुछ पॉइंट्स भी अलग हो, तो आप क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या ज़रूरी है कि अगर आप समझ रहे हो या फिर आप किसी को फॉलो करो ना, तो आप किसी एक पर्सन को फॉलो करो, ताकि आप उसके जो बोलने का तरीका है, ठीक है, उसके जो विचार है उसको समझ के सही तरीके से काम कर सको। तो इसी को बोलते हैं कमान में एकता। और जो प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि जो पर्सन है, ठीक है, उसकी जो नियुक्ति होनी चाहिए ना, उसका प्रशिक्षण देख के होनी चाहिए, उसकी जो क्षमता है ना उसको देख के होना चाहिए। और उसके अलावा उस बंदे का ये फर्ज बनता है ना कि वो अन्य लोगों के प्रति जवाबदेही हो। नेक्स्ट है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नीतियाँ, ठीक है, और जो हमारा कार्य समय होता है कि इस टाइमिंग से लेके इस टाइमिंग के बीच में होना चाहिए, उसके अलावा क्या नीतियाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अनुशासन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो एक काम अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, लोक प्रशासन अगर हम चला रहे हैं ना, तो उसके अंतर्गत अनुशासन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्युलर चेन का यहाँ पे मतलब है हायरार्की सिस्टम, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक राजा है, राजा डायरेक्ट जनता से बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा मंत्री से बात करेगा, मंत्री अपने जो प्रशासन में सहभागी जो होंगे उनसे बात करेंगे, और जो सहभागी होंगे वो जनता से बात करेंगे। हायरार्की सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि ऑफिस में अगर हम देखते हैं कि जो बॉस होता है वो किससे बात करता है, एचआर से बात करता है। एचआर किससे बात करती है, जो टीम लीडर होंगे या फिर जो मैनेजर्स होंगे उनसे बात करेगी। और जो टीम लीडर या फिर जो मैनेजर्स होंगे वो उसके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉलर्स हों, चाहे वो कोई और पर्सन हो, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे हो, उनसे टीम मेंबर्स के बात करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता ना कि जो डायरेक्ट बॉस है वो टीम मेंबर्स से बात कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं हायरार्की सिस्टम, कि सारे का जो अपना वैल्यू होता है ना और अपना जो काम होता है ना वो एक पर्टिकुलर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनको किन से बात करनी है। फिर वो अपने नीचे वालों से बात करेंगे, वो अपने नीचे वालों से बात करेंगे। सेक्युलर चेन का मतलब होता है हायरार्की सिस्टम। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। समन्वय यानी कि सहभागिता, मतलब सहभागिता होनी चाहिए, कि अगर कोई पर्सन हमें कुछ कमांड दे रहा है ना, तो मैं भी उसके साथ सहयोग करके उसकी बात को समझ के उसी तरीके से काम करूंगी, उसको समन्वय कहते हैं। स्थायित्व, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं आपको कमांड दे रही हूँ, कल आपको कोई और कमांड दे, परसों आपको नेक्स्ट टॉपिक कोई और समझाए, तो क्या होगा, समझाने का तरीका चेंज हो जाएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ और आप ना समझ पाओ। तो स्थायित्व होना चाहिए, एक ही पर्सन होना चाहिए जो सारे के सारे काम सही तरीके से कर सके। समानता और न्याय, यानी कि सभी के साथ समानता होनी चाहिए और न्याय सभी के साथ बराबर होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुछ सिद्धांत जो कि शास्त्रीय लोकतंत्र के अनुसार इम्पोर्टेंट है।
अब हम देखते हैं आधुनिक लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो आधुनिक लोक प्रशासन के अंतर्गत नागरिक केंद्रित प्रशासन, यानी कि प्रशासन जो है वो नागरिकों के ही चारों तरफ घूमना चाहिए, यानी कि जनता जो है ना वो मुख्य बिंदु होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, यानी कि जवाबदेही इंपॉर्टेंट है और पारदर्शी होना चाहिए शासन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता से कुछ छुपाया जा रहा है। दक्षता और परिणाम आधारित प्रबंधन, यानी कि सामने वाले इंसान की क्षमता को देखते हुए और वो जो काम करे ना उसके किस तरीके से परिणाम है ना, उन रिजल्ट को देखते हुए फिर आगे का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कोई पर्सन उस चीज़ के लिए मतलब रेडी नहीं है कोई काम करने के लिए और आप जबरदस्ती उससे करवाए जा रहे हो, तो क्या होगा, आउटकम्स तो निकल कर ही नहीं आएंगे, फायदा ही नहीं है फिर उस काम का। तो ये चीज़ आधुनिक लोक प्रशासन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है कि जो दक्षता है ना और जो परिणाम निकल रहे हैं वो उसको देखकर फिर आगे देखना चाहिए कि वो उस पर्सन से काम करवाना है या नहीं करवाना। नेक्स्ट है सहभागी शासन, यानी कि सहयोग होना चाहिए। नेटवर्क प्रशासन, नेटवर्क प्रशासन का मतलब है कि प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सरकारी लोग ही काम ना करें, बल्कि जैसे एनजीओज हो गए और भी संगठन होते हैं ना, ये सब मिलके आपस में सहभागी तरीके से काम करें, ताकि जो मतलब एक होता है ना नेटवर्क बन जाता है कि अगर मुझे किसी से हेल्प चाहिए होगी तो वो मेरी हेल्प कर देगा, चाहे वो किसी एनजीओ का पर्सन हो चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर का पर्सन हो। उस टाइम पे ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे जो सेक्टर है उससे अलग है, बल्कि अगर वो हेल्प कर सकता है तो वो करे, उसको बोलते हैं नेटवर्क प्रशासन। नवलोक प्रबंधन, यानी कि इसके अंतर्गत उदारवाद होना चाहिए, ठीक है, उदारवाद के साथ साथ वैश्वीकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नवलोक प्रबंधन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि क्या क्या सिद्धांत है शास्त्रीय लोकतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र। मैंने इस वजह से इसको ऐसे लिखा ताकि आप दोनों में जो डिफरेंस है ना वो भी समझ पाएं। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के सिद्धांतकरण। अब देखो सिद्धांतकरण जो है ना इसके, ये बिल्कुल सेम है जो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा ना, वो सारी चीज़ें सेम है। अब आप देखो कैसे, तभी मैंने आपको बोलता अगर आपको वो जो हमने पढ़ा था ना कि परंपरागत युग, उसके बाद मानव व्यवहार युग, वो वाली चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई ना कि कैसे कैसे जो उसके प्रिंसिपल्स थे वो चेंज हुए थे टाइम के साथ साथ, तो आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको वो चीज़ पता चलेगी। तो लोक प्रशासन की जो शुरुआत है ना वो एक शासन चलाने की प्रक्रिया के रूप में की गई थी, परंतु समय के साथ साथ इसका विकास हुआ तथा ये एक आध्यात्मिक विषय बन गया, यानी कि एक सब्जेक्ट बन गया। ये तो हम तीसरी बार पढ़ चुके हैं। इसके अनेक सिद्धांत, अवधारणा, मॉडल, दृष्टिकोण आदि हैं। लोक प्रशासन को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए तथा इसके स्वतंत्र अनुशासन के रूप में पहचान दिलाने के लिए के सिद्धांतीकरण की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे सिद्धांतीकरण की आवश्यकता होगा, ठीक है, तो सिद्धांतीकरण की आवश्यकता पड़ती है। सिद्धांत क्या, सिद्धांतीकरण किस तरीके से हुआ था, यानी कि जो चेंजेस थे वो कैसे आए थे। तो देखो सिद्धांत क्या थे, परंपरागत युग में क्या हुआ, परंपरागत युग में यही था ना कि जो द स्टोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निबंध आया उसके अंदर बताया गया कि लोक प्रशासन को सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में ही मतलब पढ़ा जा सकता है, सिर्फ ये एक राजनीति से जुड़ा विषय नहीं है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया। उसके बाद इसका सिद्धांतीकरण कैसे हुआ कि मानव संबंधी युग आया, जिसके अंतर्गत हमने मानव व्यवहार को पढ़ा। फिर व्यवहारिकवाद युग आया, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रशासन में जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यानी कि नीतियों को कैसे लागू होना चाहिए, जनता तक कैसे पहुंचाना है, किस तरीके से नीति का निर्माण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर नवलोक प्रशासन आया, ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत उदारवाद वगैरह इन्वॉल्व हुई, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व हुई, सॉरी, नव नव सार्वजनिक प्रबंधन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ ग्लोबलाइजेशन और नव उदारवाद। और जो नव लोक प्रशासन था इसके अंतर्गत जो है लोक प्रशासन को किससे जोड़कर समझा गया, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेज आता है जिसमें हम गवर्नेंस और आफ्टर मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीज़ है वो समझते हैं कि पोस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा आधुनिकरण के बाद और गवर्नेंस कैसी रही। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि जो एनजीओज वगैरह थे उनको और जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको भी इन्वॉल्व किया गया था लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो ये थे सिद्धांतीकरण। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, तो हमें दोबारा दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नहीं ना। यानी कि हमें सिर्फ इसमें मेन 3 चीज़ें देखनी है। एक तो हमें देखना है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन था कि लोक प्रशासन का
अनुशासन के रूप में अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, वो सारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो। उसके अलावा आपको कौटिल्य वाला पार्ट देखना है। कौटिल्य वाले पार्ट के बाद आपको ये परंपरागत युग, मानव संबंधी युग, ये सारे सिद्धांत पता होने चाहिए। बस आपको ये 3 चीज़ें पता चल गई, 3 चीज़ें याद हो गई, आपको पूरा पूरा चैप्टर समझ में आ गया है यानी कि। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था ना, फर्स्ट चैप्टर, वो कवर हो गया। इसके 3 चैप्टर और बचे हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे ताकि हमारे एग्जाम से पहले हमारा सारा प्रिपरेशन हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, समझ में आया है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके डाउट एग्जाम से पहले क्लियर हो जाएं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।